सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ विभिन्न विषयों के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो आपका सामाजिक अध्ययन हो, चाहे वो हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र हो। तो इस वीडियो में हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र के ऊपर बात की जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में विशेष रूप से आएंगे। इसमें मैं विशेषकर जो हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक काल था उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं, साथ ही साथ कुछ रचनाओं को भी आपके सामने लेकर के आया हूं जो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इससे पूर्व भी 2-3 वीडियो बनी है दोस्तों हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र पर, जिस पर मैं मनोविज्ञान के ऊपर भी बात कर चुका हूँ। तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो वीडियो आपको एकदम से मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर को, हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र की तरफ को। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। यहाँ पर है ऑप्शन आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है दोस्तों, याद रखेंगे। आरंभिक काल को, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल कहा गया है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लेंगे दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो वीर गाथा काल था उसके जो सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन है चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो दोस्तों वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वो है आपका चंद बरदाई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो काव्य भी लिखा है। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, चंद बरदाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों कि जो वीर गाथा काल के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे आपके चंद बरदाई, और चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो आपका चंद बरदाई ने लिखी है, और चंद बरदाई दरबारी था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास ने साकी शबद रमणी लिखी है दोस्तों। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो कौन सी थी, ब्रज भाषा थी, कन्नौजी थी, सद्दू कड़ी थी या खड़ी बोली थी। तो दोस्तों जो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी आपकी सद्दू कड़ी। सद्दू कड़ी में जो खड़ी बोली और ये कह सकते हैं कि पंजाबी बोली का मिश्रण, इसमें लगभग 4-5 और भी हरियाणवी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, ठीक है, अवधी भाषा के भी कुछ अंश इसमें मिले होते हैं। तो 4-5 भाषाओं को मिला करके एक नई भाषा बनी, विशेषकर हिंदी और पंजाबी का मिश्रण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सद्दू कड़ी भाषा में कबीरदास ने क्या की थी, अपनी कीर्तियों को बोला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार, एक रचना जरूर पूछी जाएगी दोस्तों आपसे, और मैंने ये कोशिश की है कि उन चीज़ों को लेकर के आया हूँ आपके सामने कि जो इम्पोर्टेंट और उत्तराखंड टीईटी में विशेषकर पूछे जाते हैं इस तरीके से। सीटेट में तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड टीईटी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर यूपी टीईटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार यहाँ पर ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो दोस्तों शिवा बावनी यानी कि 52 काव्य संग्रह हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, 52 छंदों के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो एक शिवा बावनी की रचना की है, वो की है आपका भूषण जी ने। याद रखेंगे, भूषण ने शिवा बावनी लिखी है दोस्तों। ठीक है, इसमें 52 काव्य संग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे, यानी कि छंद नहीं थे उनकी कविताओं में। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसा देखा वहाँ पर वैसा ही कविता की रचना कर दी दोस्तों। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले जो कवि थे वो थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जयसिंह के दरबार में इन्होंने लिखा था। ठीक है, राजा के ऊपर। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि भी माने जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों।
तितली किसकी रचना है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि तितली किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों जो तितली की रचना की है वो की है आपका जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तितली की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने। दोस्तों मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो ये वीडियो बनाई है मैंने, यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इस तरीके से। तो आप लोग थोड़ा से गंभीरता से लें, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो एक लाइक जरूर दें मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, तो अतीत के चलचित्र किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, महादेवी वर्मा ने या सुमित्रा नंदन पंत ने? तो अतीत के जो चलचित्र जो लिखे थे दोस्तों वो लिखा था आपका महादेवी वर्मा ने। याद रखेंगे अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। दोस्तों याद रखेंगे आप, हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा तक याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो पल्लव दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये इनकी संभवतः तीसरी रचना है और 1926 में प्रकाशित हुई थी पल्लव। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, याद रखेंगे। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के लिए सर्वप्रथम जो साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत को ही दिया गया है 1967 में। दोस्तों ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। चिंतामणि के रचयिता, या रचयिता की जगह यहाँ पर लेखक होता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कविता के रचयिता होते हैं लेकिन जो गद्य होता है उसको उसके लेखक होते हैं। तो चिंतामणि के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। ठीक है, तो चिंतामणि के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को लिखा है और ये एक निबंधात्मक समालोचनात्मक गद्य है, निबंधात्मक गद्य है ये। ठीक है, निबंधों का संग्रह है इसमें और ये 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों चिंतामणि। ठीक है, तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आपके रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो दोस्तों अगर हिंदी भाषा से हम लोग लगाव रखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत उसके अंदर के काव्य की जानकारी भी होनी चाहिए कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की कृति है और किस काव्य से लिया गया है ये? ऑप्शन ये है कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो दोस्तों अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी यशोधरा नामक काव्य से लिया गया है दोस्तों, यशोधरा काव्य से लिया गया है, जिसमें कि जब सिद्धार्थ कहाँ जा रहे होते, वन को जा रहे होते रात को, तो यशोधरा जो उनकी पत्नी होती है तो उसके ऊपर ये बात कही है मैथिली शरण गुप्त ने कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दोस्तों तो यशोधरा से है ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं दोस्तों किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये कि आंचलिक जो रचनाएं होती हैं, आंचलिक रचनाएं हमेशा क्षेत्र विशेष से होती हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और आपने फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुना होगा, उनकी एक रचना थी मेला आंचल। तो कई बार पूछा जाता है कि मेला आंचल किसने लिखी है? तो वो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। और फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के रचनाएं करते थे? आंचलिक रचनाएं करते हैं। तो मेला आंचल भी एक आंचलिक रचना है जिसे कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। और आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण और सगुण 2 प्रकार की भक्ति धारा बही थी दोस्तों भक्ति काल में। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि हैं, यहाँ पर है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो दोस्तों देखिए सूरदास ने कृष्ण के ऊपर करा, केशवदास ने कृष्ण के ऊपर किया, तुलसीदास ने रामचंद्र जी के ऊपर, मतलब उनको वो एक सगुण मानते थे, एक आकार मानते थे, लेकिन निर्गुण का मतलब निराकार यानी कि, ठीक है ना। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख जो कवि थे वो थे आपके कबीरदास, याद रखेंगे। और सद्दुकड़ी इनकी भाषा थी दोस्तों। साकी शबद रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण और साकेत। तो श्रद्धा जो नायिका है दोस्तों वो है कामायनी की। और कामायनी किसने लिखी है? आपका जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद
ने जो कामायनी लिखी है उसकी जो मुख्य नायिका है वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा सर्ग भी है उसमें, ठीक है। तो कामायनी में तो आप चाहो तो कभी पढ़ सकते हैं कामायनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिए ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपको पता है तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए ही न पान, ठीक है। तो इन पंक्तियों की रचना किसने की थी? रहीमदास ने, कबीरदास ने, रसखान ने, बिहारी ने। तो काफ़ी कुछ लोग रहीमदास और कबीरदास में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे। तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पिए ही न पान, ये लिखा है रहीमदास ने दोस्तों, याद रखेंगे। रहीमदास ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, ठीक है। तो महारानी लक्ष्मीबाई इसका शीर्षक था, ठीक है। और उन्होंने लिखा था कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और सुभद्रा कुमारी चौहान की इसी रचना के बाद भारत में 1920 और 21 के दशक में युवाओं में एक बहुत सा जुनून आया, जिसने कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे युवाओं को क्या किया, देश प्रेम और तलवार उठाने और बंदूक चलाने के लिए विवश कर दिया था दोस्तों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है ये बुंदेले हर बोलों का मुँह हमने सुनी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये है आपकी पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है दोस्तों ये कविताएं, ठीक है। और ये पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी थी या फिर ये पंक्तियां किसने लिखी है? ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की हैं दोस्तों ये पंक्तियां, पुष्प की अभिलाषा, याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने कहा था कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, आपने सुना होगा और बहुत ही अच्छी कविता है, और अगर नहीं सुना है तो आप गूगल करके भी देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बहुत आनंद आता है दोस्तों। तो माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा से ये पंक्तियां ली गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम गद्यकार हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रथम गद्यकार माने जाते हैं वो कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जुड़ा है आधुनिक। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम गद्यकार जो हैं वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों, ठीक है। तो ये रंगमंच कर्मी भी थे, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? प्रथम गद्यकार माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित जो पत्र था उसका नाम क्या था? सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो हिंदी की सर्वप्रथम जो प्रकाशित पत्र था, ठीक है, उसका नाम था दोस्तों उदंड मार्तंड, और ये साप्ताहिक था दोस्तों, साप्ताहिक, ठीक है, उदंड मार्तंड, ठीक है। कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1826 ईस्वी में, ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा का, ठीक है, और साप्ताहिक पत्र था ये, ठीक है। उदंड मार्तंड याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? गवन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो दोस्तों प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम था मंगलसूत्र, ठीक है। और इसको लिखते लिखते ही आधे में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पुत्र अमृत रॉय ने, ठीक है, अमृत रॉय ने इस उपन्यास को पूरा किया था। तो मंगलसूत्र को पूरा किसने किया था? तो अमृत रॉय ने किया था, याद रखेंगे, जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों, याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, ठीक है। और ये सिरसा सूरी के दरबारी कवि भी थे, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल काव्य संग्रह किसने लिखा है? यहाँ पर ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल जो काव्य संग्रह की रचना की थी वो की थी दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या की थी? अशोक के फूल के रचनाकार रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है?
देखिए दोस्तों, अष्टछाप की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ ने की थी। ठीक है, और इसमें 8 जो कृष्ण भक्ति के जो कवि थे उनको लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, कि मतलब मुख्य रूप से भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, भक्त कवि जो कि भक्त रहा है। ठीक है, कृष्ण का। तो यहाँ पर कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें भक्त कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है सूरदास को ये मानते हैं विद्वान लोग कि ये क्या थे, जन्मांध थे, और कृष्ण भक्ति में इतने विलीन रहते थे कि एक बार ये कुएं में गिर जाने के बावजूद भी इनको भगवान श्री कृष्ण ने कुएं से निकाल दिया था। तो भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं सूरदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी का आदि कवि माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर है अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू को माना जाता है हिंदी भाषा का आदि कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी, और ये संस्कृत भाषा में लिखी है उन्होंने। कई बार पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में लिखी है, तो संस्कृत भाषा में लिखी है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की थी दोस्तों हिंदी में, वो की थी राजा लक्ष्मण सिंह ने, याद रखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद कराया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि ये हिंदी साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, ऑप्शन ए है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि भक्तिकाल के ही दौरान ही सबसे ज़्यादा साहित्य का विकास हुआ और सबसे ज़्यादा रचनाएं की गई दोस्तों। तो इसलिए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, भक्तिकाल का कहा जाता है। विशेषकर ब्रज भाषा और अवधी भाषा का विकास कुछ ज़्यादा ही चरम सीमा पर हुआ था। तुलसीदास, सूरदास ये सभी भक्तिकाल के कवि हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत दोस्तों इसकी जो रचयिता हैं वो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में ले सकते हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है। तो भक्तिकाल का नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो देखिए दोस्तों, नाभादास, रसखान और नंददास ये भक्तिकाल और इन्होंने भक्त बनकर ही रचनाएं की हैं। लेकिन अमीर खुसरो एक दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी और कुछ टाइम वो तुगलक वंश में भी रहा था। तो अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो भक्तिकाल का कवि नहीं है। दिल्ली सल्तनत में ये दरबारी कवि हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। एक है पूस की एक रात, ठीक है, पूस की एक रात लिखी थी प्रेमचंद ने। यहाँ पर है आषाढ़ का एक दिन, नाटक है ये, के रचयिता हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन जो लिखा था वो लिखा था मोहन राकेश ने, याद रखेंगे मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन की रचना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये आप सभी को पता है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई है दोस्तों, लेकिन ये दिया गया 1965 में पहली बार। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में कर दी गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, लेकिन पहली बार कब दिया गया था, 1965 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, आप कहेंगे 1965 में दिया गया। ठीक है, और सबसे पहले किसे मिला था, मलयालम कवि थे वो दोस्तों, अभी माइंड से हट रहा है, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, मलयालम भाषा के। ठीक है, तो 1965 में। और आपको हिंदी का सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपके 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको इनमें से मैक्सिमम तो आते होंगे, और जो नहीं आते होंगे तो उनको आप राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके ज़रूर परीक्षा में पूछे जाएंगे, यूटेट की परीक्षा में। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।